2020 एंड 2021 में एनिमे एंड मांगा मीडियम को बहुत बड़ा बूस्ट मिला और इसी मैसिव पॉपुलैरिटी बूस्ट के बीच में कई लोगों के कई सवाल थे इस मीडियम से रिलेटेड, जिनमें से एक था व्हाई डज एनिमे एंड मांगा लुक डिफरेंट। अब अगर तुम थोड़े टाइम से भी एनिमे एंड मांगा देख रहे हो या पढ़ रहे हो एंड इस मीडियम को डीपली फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी इसका जवाब पता है, लेकिन जो कैजुअल व्यूअर्स होते हैं जो बस एनिमे को देखते हैं एंड डजंट डू एनी रिसर्च अबाउट हाउ इट इज मेड एंड ऑल, उनके लिए ये क्वेश्चन जायज है। इसलिए आज हम लोग इसी टॉपिक के डेप्थ में जाने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। A lot of people consider that anime looks worse than manga, and well, it's kinda true, but not always. ये सेंटिमेंट सबसे पहले लोगों में आया जब मादारा उचिहा उसके फाइनल फॉर्म में आता है इन द एनिमे वर्जन। जैसे ही एपिसोड एयर हुआ, जब ही फैंस ने इसे मांगा से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि एनिमे वर्जन में डिटेलिंग बहुत कम थी एंड ओवरऑल इट वाज वेरी लेस पॉलिश्ड। एंड हाँ, तुम ये क्लियरली देख सकते हो कि एनिमे वर्जन में डिटेलिंग थोड़ी कम है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। एनिमे इज एनिमेटेड एंड टिल डेट ज्यादातर एनिमे टोटली हैंड ड्रॉन है, फ्रेम बाय फ्रेम, मे बी ऑन कंप्यूटर्स नाउअडेज बट स्टिल बाय हैंड, frame by frame. And if you know at least a little bit about animation, you know that if you have an object and you want to animate it, you have to draw it multiple times every second. For every additional line, you have to draw one additional line every second. And anime बनता है 24 frames per second. इसका मतलब है कि every additional detail or every additional line is 24 additional drawings you have to draw every second. एंड ज़्यादातर बार तुम्हारे पास इतना टाइम या इतना ज़्यादा मैन पावर नहीं रहेगा टू डू दिस ऑन अ लार्ज स्केल, एंड इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनिमे वर्जन एंड्स अप लेस डिटेल्ड देन द मांगा वर्जन। एंड मांगा में तुम्हें ये ड्राइंग्स बस एक पैनल में एक बार बनाना पड़ता है। Not to say that manga artists have stuff easy on them. Manga is a very difficult art to get into, but it can allow itself to be a bit more detailed when it needs to be. And to change this highly detailed manga characters to a little bit more anime friendly, there exists a character designer. जिसका काम है to redraw the manga characters to look similar but still be easy to animate. पर ये कैरेक्टर डिजाइन जो कैरेक्टर डिजाइनर्स बनाते हैं इज जस्ट आउटलाइन ऑफ हाउ द कैरेक्टर शुड लुक थ्रू आउट द शो। एग्जाम्पल के लिए लुक एट डेकू फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया, ही इज सपोज टू लुक लाइक दिस, बट कभी कभार उसके लुक को थोड़ा चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही इज इन। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ टर्निंग अ मांगा कैरेक्टर टू एन एनिमे फ्रेंडली कैरेक्टर का एक एग्जाम्पल है जुजुत्सु काइसेन। जुजुत्सु काइसेन के मांगा का बेस आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा स्केची है, जो थोड़ा इजी लग सकता है, बट नो, एक स्केची आर्ट को एनिमेट करने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रश स्ट्रोक्स पर फ्रेम, विच अगेन इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू 24 फ्रेम्स पर सेकंड। इसलिए कैरेक्टर डिजाइनर ने जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा स्केची से एक ज्यादा जेनेरिक एनिमे फॉर्म दे दिया, जो कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है, थोड़ा एवरेज लग सकता है कंपेयर टू द मांगा वर्जन, but still it helped in making this anime easy and also saved a lot of time. तो जैसे तुमने देखा, बहुत सारी चीजें होते हैं to make a character similar to the manga but still be anime friendly, and इस process के वजह से the anime characters lose a lot of detail and look kinda worse than the manga counterpart. But इसे फिक्स करने के लिए a lot of studios take the help of still frames. बट फैंस को स्टिल फ्रेम्स पसंद नहीं है एज दे आर हियर टू वॉच एन एनिमेशन, एंड स्टिल फ्रेम्स भी बहुत कम ही स्टूडियोज मास्टर कर पाते हैं। एक और एस्पेक्ट जो आता है इन द कन्वर्जन ऑफ मांगा फ्रॉम एनिमे इज मांगा इज वर्टिकल एंड एनिमे इज हॉरिजॉन्टल। मांगा एक वर्टिकल पेज पे बनता है एंड एनिमे हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे बनता है, जिसका नाम है तुम्हारा टीवी। दिस रिक्वायर्स अ चेंज इन सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि जो मांगा आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट को इस तरीके से बनाएगा जो कि अपने वर्टिकल पेज का पूरी तरीके से फायदा उठा पाए। What I mean is, in the manga, the characters are squished together on the horizontal frame and distant in the vertical frame. But ये obviously anime version में नहीं हो सकता है because it is horizontal, not vertical. तो एक अच्छा डायरेक्टर ये सीन को रीमेक करेगा and change the positioning of the characters, या फिर जैसा मांगा में है वैसे ही एनिमे में डाल देगा, just a little stretched out, जो कि फिर से थोड़ा बोरिंग या ऑर्डिनरी लगेगा, जो कि पैनलिंग के केस में भी होता है। मांगा अपने पैनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज ले सकता है, लेकिन एनिमे को उसे रिक्रिएट करना पड़ेगा। एनिमे को जो फील हमें उस पैनलिंग से मिल रहा था, उस फील को जिंदा रखना पड़ेगा विदाउट रिलाइंग ऑन द पैनलिंग, विच लीड्स अस टू द एस्पेक्ट ऑफ रीइमेजिनेशन। आजकल लोगों को ये लगने लगा है कि एडेप्टेशन का मतलब होता है 1-to-1 रिक्रिएशन ऑफ द मांगा,
which is not true. Adaptation का मतलब है it adapts stuff, it changes stuff accordingly, and so it's important that it has the freedom and it uses that. And ये करने से anime थोड़ा flexible हो जाता है in terms of how it presents the show. For example, जब Jujutsu Kaisen में इटादोरी ब्लैक फ्लैश यूज करता है तो मांगा में देख सकते हो कि कैसे उसके कॉन्सेंट्रेशन को दिखाया गया है. A drop of saliva which goes through the entire page separating the panels. ये एक ऐसी चीज है जो कि तुम एनिमे में रिक्रिएट कर सकते हो, बट उसका उतना इफेक्ट नहीं रह जाएगा जितना मांगा में था, एंड तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा जस्ट टू बी फेथफुल टू द मांगा, एंड यू डोंट इवन नो इफ इट्स वर्थ इट और नॉट. इसलिए एनिमे कुछ बहुत अलग करता है. इट स्टिल यूजेस द ड्रॉप ऑफ saliva to show his concentration, but इस बार as it falls down it creates the space distortion which Yuji then creates using the black flash. This is called reimagining the scene. That turns out really good. ये एस्पेक्ट ये कहता है कि एनिमे वर्जन कभी कभार मांगा से हट के कुछ और कर सकता है. That's not to say that it will always work out, क्योंकि creativity is a hit or miss process and you never know until it's done. Nonetheless, this is an aspect that comes in play when there is a change in medium, जो कि कभी अच्छा है कभी बुरा है. एंड जो फाइनल एस्पेक्ट है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम मांगा से एनिमे बनने के बारे में बात कर रहे हो, जो कि है टीवी रेगुलेशंस. एनिमे होता है जापानीज टीवी पर, विच इज देयर फॉर अ सब्जेक्ट टू देयर रूल्स एंड लॉज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट कैन शो एंड व्हाट इट कैन नॉट शो. अब मैं ये अज्यूम करूंगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर इंटरेस्टेड इन शोनेन एनिमेज like Naruto, One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. These mangas were originally meant for the younger audience. That's the reason why the anime targets that demographic too. इसलिए ये shows air होते हैं at late afternoon या evening, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इन shows को देखेंगे, but not late at night. And that's what makes the difference. तुम क्या कंटेंट अपने एनिमे में दिखा सकते हो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम योर एनिमे इज एयरिंग. अगर तुम्हारा एनिमे एक ऐसे टाइम पर एयर हो रहा है जब ज़्यादातर फैमिलीज या बच्चे टीवी देखते हैं, तो तुम्हें उस एनिमे में खून खराबा एंड सेक्सुअलिटी को नर्व करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा. एग्जाम्पल के लिए जब AOT सीजन 4 पार्ट 2 का ट्रेलर आया, इट सेड कि इसके एपिसोड जापान में 12 AM को एयर होने वाले हैं, नॉट PM, क्योंकि AOT इज नॉट अ शो फॉर किड्स. बहुत ज़्यादा खून खराबा है इसमें, इसलिए उन्हें एक ऐसा टाइम स्लॉट मिला जब फैमिलीज या बच्चे टीवी नहीं देख रहे होंगे. बट जैसे मैंने पहले बताया, अगर तुम्हारा शो लेट आफ्टरनून या इवनिंग में एयर हो रहा है, सो इट हैज टू बी सेंसर्ड, एंड सो मोस्ट शोनेन एनिमे डू गेट दिस ट्रीटमेंट वेयर ब्लड एंड सेक्सुअलिटी इज सेंसर्ड और नर्व्ड. एग्जाम्पल, जब शिकामारू एक गेंजुत्सु में फंस जाता है जब उसका फ्लैश उसके बोन्स से मेल्ट होता है, लेकिन एनिमे में उसका पूरा हाथ बस मेल्ट हो जाता है. एंड मुझे नहीं पता था कि ये सेंसरशिप है जब तक मैंने इसका मांगा नहीं देखा. एंड ऑल्सो जो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअलाइज्ड है उन चीज़ों को भी सेंसर करना पड़ेगा. एंड तुम्हें ये चीज़ पसंद है नहीं, वेल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ इट इज़. एंड ये सेंसरशिप कभी कभार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती है एंड सेंसर्स द स्टफ विच रियली डिडंट नीड एनी सेंसरशिप. बट हर टीवी रेगुलेशन बस सेंसरशिप ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने आज तक एक बहुत कूल एनिमे सीन देखा जो कि सडनली थोड़ा डार्क हो जाता है एंड ऑल्सो इट लैग्स बिहाइंड विथ फ्रेम्स ओवरलैपिंग ईच अदर? नहीं, ये तुम्हारा वीडियो प्लेयर नहीं है जो तो हमेशा एक ही पॉइंट पे गलती कर रहा है. ये एक एक्चुअल प्रैक्टिस है इन द जापानीज टीवी कॉल्ड डिमिंग एंड गोस्टिंग रेस्पेक्टिवली. ये जानबूझ के ऐड किया जाता है इन एनिमेज टू अवॉइड सीजर्स, which can be triggered by very high brightness, flashing lights, fast animation. तुम ये बहुत बार देख सकते हो in intense battle scenes and openings, and तुम सोच रहे होगे कि why are they so serious about this? And answer है पोकेमॉन. December 16th, 1977 को पोकेमॉन का 38th एपिसोड एयर हुआ, नेम्ड कंप्यूटर वॉरियर पॉलीगॉन. इस एपिसोड में बहुत क्रेजी चीजें होते हैं एंड बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं विच कॉज अ स्क्रीन टू ब्लिंक एट एन एक्सट्रीमली फास्ट रेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स विथ ब्राइट फ्लैशिंग इमेजेस. दिस ब्रॉडकास्ट बिकेम द पोकेमॉन शॉक इन द जापानीज मीडिया, क्योंकि इस एक सीन ने 685 बच्चों को सीजर सिम्टम्स के हॉस्पिटल में भेज दिया. द रिजल्ट ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट थोड़े गाइडलाइंस को रिलीज करा गया जो कहते हैं कि जो भी हाई एक्शन एनिमे सीन होगा या बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड फास्ट होगा नीडेड टू बी डिम्ड और घोस्टेड, विच मेक्स आईज फील मोर रेस्टफुल वाइल वॉचिंग दीज सीन्स. एंड जैसे तुमने देखा, ये एक और तरीका है
कि कैसे एनिमे मांगा से अलग हो जाता है। एनिमे को बहुत सारी रेगुलेशंस झेलना पड़ता है जो कि मांगा को नहीं झेलना पड़ता है, इसलिए मांगा इज अ लॉट मोर फ्रीयर इन व्हाट दे वांट टू शो। लेकिन एनिमे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंड है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस। इन कंक्लूजन तुम क्या भी प्रेफर करते होगे, एनिमे या मांगा? It is important that you are aware that both mediums exist in a different ecosystem that requires different adaptations to survive in the particular ecosystem. And yeah, थोड़े एस्पेक्ट्स अनोइंग है एंड थोड़े नहीं है। एट द एंड ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन से एस्पेक्ट्स को झेल सकते हो एंड कौन से को नहीं झेल सकते हो। वेल, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय बाय।